नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। नमस्कार बच्चों, मेरा नाम प्रफुल्ल राउत है। मैं शासकीय हमीदिया कन्या क्रमांक 1 कुमावी फतेहगढ़ में उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर पदस्थ हूँ। आज हम ऋण पत्रों के निर्गमन के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, आज हम ऋण पत्रों के निर्गमन के बारे में हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि ऋण पत्र के माध्यम से पूंजी देने वाले लोग ऋण पत्रधारी कहलाते हैं। मैं इसको और विस्तार में बताने की कोशिश करूंगा कि कंपनी ऋण के प्रतिफल में जो प्रमाण पत्र निर्गमित करती है उसे हम ऋण पत्र कहते हैं। ये जो मैंने आपको 2 लाइन में बताया था, इसको आप हम परिभाषा के रूप में या आशय के रूप में भी हम पढ़ सकते हैं। ये काफ़ी प्रचलित परिभाषा है। या फिर से मैं आपको रिपीट करता हूँ बच्चों, ध्यान से सुनिए। कंपनी ऋण के प्रतिफल में जो प्रमाण पत्र निर्गमित करती है उसे हम ऋण पत्र कहते हैं। अब मैं ऋण पत्र के आशय के बारे में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ऋण पत्र ऋणदाता तथा कंपनी के बीच एक अनुबंध होता है, जिसके अंतर्गत कंपनी ऋणदाता से लिए गए ऋण का ब्याज सहित भुगतान करने का वचन देती है। इसमें ऋण संबंधी सभी शर्तें होती है। जैसे कि अभी मैं और विस्तार में जाऊंगा, आपको बताऊंगा कि ऋण पत्र एक प्रपत्र है जो किसी ऋण की प्राप्ति की स्वीकृति है तथा जो कंपनी की सार मुद्रा के अधीन निर्गमित किया जाता है। इसमें उन सभी शर्तों का उल्लेख होता है जिनके अंतर्गत ऋण लिया जाता है। ये शर्तें देय ब्याज, ऋण की वापसी तथा प्रतिभूति से संबंधित होती है। ऋण पत्र कंपनी की संपत्तियों पर प्राय चल प्रभार उत्पन्न करते हैं। अब मैं परिभाषा के रूप में आता हूँ, क्योंकि परिभाषा हमारे ऑब्जेक्टिव में 2 नंबर के क्वेश्चन में भी काफ़ी पूछे जाते हैं। तो देखिए, भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2(30) के अनुसार ऋण पत्र में कंपनी का ऋण पत्र स्कंद, ब्रांड तथा कंपनी की अन्य प्रतिभूतियां सम्मिलित है, चाहे वे कंपनी की संपत्ति पर प्रभाव रखती हो या नहीं। अब हम और भी जो हमारे विख्यात जिसको बोलते हैं कि बड़े बड़े जो अधिकारी है, उनके शब्दों में भी मैं आपको बताना चाहूँगा, नायडू एवं दत्ता के शब्दों में। एक ऋण पत्र कंपनी की सार मुद्रा के अधीन निर्गमित ऐसा प्रपत्र है जो ऋण की स्वीकृति देता है और इन शर्तों को स्पष्ट करता है जिसके अधीन वे निर्गमित किए गए हैं और उनका शोधन होना है। शोधन यानी कि भुगतान। अब हम और आदर्श परिभाषा के रूप में हम आते हैं। ऋण पत्र की लिखित स्वीकृति होती है जिस पर कंपनी की सार मुद्रा अंकित रहती है और जिसमें एक निर्धारित तिथि पर मूलधन के भुगतान तक एक निश्चित दर से ब्याज के भुगतान का अनुबंध होता है। जैसा कि हम अभी और ऋण पत्र की विशेषता के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसा कि ऋण का प्रमाण आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा बेटा, इसके बारे में और डिटेल में जाता हूँ। ऋण पत्र कंपनी द्वारा लिए गए ऋण का प्रलेख या प्रमाण है। निश्चित ब्याज दर। ऋण पत्रों का निर्गमन एक निश्चित ब्याज दर पर किया जाता है। वापसी का अनुबंध। ऋण पत्र में उस अवधि का स्पष्टीकरण होता है जिसके पश्चात मूल राशि का भुगतान किया जाता है। संपत्तियों पर प्रभार। ऋण पत्र प्राय कंपनी की संपत्तियों पर अपना चल प्रभार रखते हैं, अतः वे सुरक्षित होते हैं। दीर्घकालीन ऋण। ऋण पत्रों द्वारा लिया गया ऋण दीर्घकालीन प्रकृति का होता है। सार मुद्रा अंकित होना।
प्रत्येक ऋण पत्र पर कंपनी की सार मुद्रा अंकित होती है। विवरण ऋण पत्र पर समस्त विवरण जैसे अवधि, ब्याज की दर, वापसी का समय, प्रकार आदि के विवरण अंकित किए जाते हैं। ब्याज भुगतान की अवधि ऋण पत्रों पर ब्याज का भुगतान प्रत्येक 6 माह में किया जाता है। ऋण पत्र पर ब्याज देय होता है, चाहे कंपनी को लाभ हो या नहीं। ऋण पत्रों का हरण यानी कि जब्ती ऋण पत्रों पर याचना की राशि बकाया होने पर भी अंशों के समान इसका हरण नहीं किया जा सकता। और अंत में है मताधिकार नहीं। ऋण पत्रधारी को कंपनी में मत देने और प्रबंध में भाग लेने का अधिकार नहीं होता। जैसे कि ऋण पत्र अब हम ऋण पत्र निर्गमन के उद्देश्य के बारे में हम पढ़ेंगे। कंपनी के वित्त प्रबंधन में अंश के बाद ऋण पत्र का महत्वपूर्ण स्थान है। कोई भी कंपनी अपने व्यापार की वृद्धि के लिए जब वित्तीय योजना बनाती है तो ऋण पत्रों से प्राप्त होने वाली स्थायी एवं दीर्घकालीन वित्तीय सुविधा को प्राथमिकता देते हैं। कंपनी ऋण पत्रों का निर्गमन अपनी प्रारंभिक आवश्यकताओं की पूर्ति तथा भावी योजनाओं के विस्तार एवं विकास के से करती है। यह निवेशकों को पूंजी के रूप में धन प्रदान करने की अपेक्षा ऋण पत्रों के माध्यम से धन देने के लिए आमंत्रित एवं प्रोत्साहित करती है। ऋण पत्रों के निर्गमन से कंपनी को एक अवधि विशेष के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड के निर्देशानुसार ऋण पत्र निम्न उद्देश्य के लिए निर्गमित किए जा सकते हैं। पहला दिया हुआ है आपके स्क्रीन पे, संयंत्रों के आधुनिकीकरण के व्यय की पूर्ति के लिए। दूसरा दिया है संयंत्रों के विस्तार एवं परिवर्तन के लिए, कार्यशील पूंजी की दीर्घकालीन आवश्यकता के लिए, नए प्रोजेक्ट की व्यवस्था के लिए। अब हम ऋण पत्रधारी की स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। वास्तव में ऋण पत्रधारी कंपनी के लेनदार होते हैं। फिर से सुनो बच्चों, वास्तव में ऋण पत्रधारी कंपनी के लेनदार होते हैं। उन्हें उनके द्वारा ऋण पत्र के माध्यम से दिए गए ऋण एवं उस पर ब्याज अनिवार्य रूप से प्राप्त होता है, चाहे कंपनी को लाभ हो अथवा नहीं। यदि कंपनी निर्गमन की शर्तों के अधीन इनका भुगतान नहीं कर पाती है तो ऋण पत्रधारी न्यायालय में वाद प्रस्तुत करके अपना ऋण वसूल कर सकते हैं। उन्हें कंपनी के प्रबंध एवं नियंत्रण में भाग लेने का अधिकार नहीं होता। अब जैसा कि हमारे स्क्रीन पर दिख रहा है, ऋण पत्र की उपयोगिता या लाभ। पहला पॉइंट है वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति। अंशों के निर्गमन के पश्चात भी यदि कंपनी को पूंजी की आवश्यकता होती है तो कंपनी ऋण पत्र को निर्गमित कर आवश्यक राशि प्राप्त कर लेती है। दूसरा दिया है स्वामित्व नहीं। इसका मतलब यह है कि ऋण पत्रधारियों का कंपनी पर स्वामित्व नहीं होने से उन्हें मताधिकार प्राप्त नहीं होता। और तीसरा दिया है निश्चितता है। ऋण पत्रों पर निश्चित ब्याज दर से कंपनी को मालूम होता है कि उसे ब्याज के रूप में कितनी राशि भुगतान करना होगी तथा ऋण पत्रधारी को ब्याज से कितनी आय प्राप्त रहेगी। अब चौथा दिया हुआ है अंशधारियों को लाभ। कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध हो जाने पर ब्याज के भुगतान के पश्चात अंशधारियों को पर्याप्त लाभांश मिल जाता है। पांचवा दिया हुआ है ऋण पत्र ऋण वापसी की सुविधा। कंपनी के पास पर्याप्त धन उपलब्ध हो जाने पर ऋण पत्रों का भुगतान कर दिया जाता है। अब छठवां दिया हुआ है ऋण पत्रधारियों को सुरक्षा। ऋण पत्र कंपनी की संपत्ति पर सहायक प्रवाह के रूप में होते हैं, अतः घाटे या समापन की दशा में
इनके द्वारा दिया गया ऋण सुरक्षित रहता है। जप्ती से मुक्ति, याचनाओं का भुगतान न होने की दशा में ऋण पत्रों को जब्त नहीं किया जा सकता। जबकि आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ बच्चों कि ये पाठ बहुत ही सरल भी है, थ्योरेटिकल भी है और न्यूमेरिकल भी है, और हम ज़्यादातर जो हमारी इच्छा हम कर सकते हैं, काफ़ी सरल है। अब ऋण पत्र, स्कंद और बॉन्ड्स के बारे में हम पढ़ेंगे। कंपनी के अधिनियम द्वारा दी गई ऋण पत्रों की परिभाषा में ऋण पत्र, स्कंद और बॉन्ड शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। इन दोनों को निम्नानुसार हम समझ सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे हमारे स्क्रीन पे दिया हुआ है कि ऋण पत्र, स्कंद, हम अंशों के समान ही ऋण पत्रों को भी ऋण पत्र स्कंद में परिवर्तित किया जा सकता है। ऋण पत्र स्कंद के अंतर्गत छोटी छोटी राशि के ऋण पत्रों को एकीकृत करके एक बड़ी राशि में परिवर्तित कर दिया जाता है। ऋण पत्र स्कंद को कभी भी पुनः विभाजित किया जा सकता है। और अब मैं थोड़ा सा बॉन्ड के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। बॉन्ड एक लिखित प्रपत्र है जो कि ऋण पत्र के समान ही ऋण का प्रमाण पत्र है। पहले परंपरागत रूप में इनका निर्गमन सरकार के द्वारा ही किया जाता था, परंतु वर्तमान में इन्हें अर्ध सरकारी अथवा निजी संस्थाओं द्वारा भी जारी किया जाता है। जैसे कि अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ ऋण पत्र और बॉन्ड में अंतर। अब ऋण पत्र और बॉन्ड शब्द का प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है, लेकिन दोनों में एकमात्र अंतर यह है कि ऋण पत्रों के समान बॉन्ड पर ब्याज की दर पहले से निर्धारित नहीं होती। अत्यधिक कटौती बॉन्ड और शून्य कूपन बॉन्ड का निर्गमन मूल्य कम और शोधन मूल्य अधिक होता है। शोधन मूल्य यानी कि भुगतान का मूल्य, दोनों मूल्यों का अंतर ही इन पर कुल ब्याज होता है। अब हम ऋण पत्र एवं ऋण पत्र स्कंद के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसमें ऋण पत्र और स्कंद पत्र दिए हुए हैं। जैसे कि हम अंतर तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, उसमें कई प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं जिसका कि हम इन उत्तर के रूप में भी हम जवाब दे सकते हैं। तो मैं अंतर पर ज़्यादा फोकस करना चाहूँगा, क्योंकि हमारी परीक्षा में न्यूमेरिकल के अलावा थ्योरेटिकल भाग में हमारे अंतर काफ़ी पूछे जाते हैं, जो कि 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर के भी अंतर परीक्षा में पूछे जाते हैं। और ऋण पत्र स्कंद के बारे में भी परीक्षा में काफ़ी पूछा जाता है। इसलिए मैं आपको विशेषकर इसका अंतर में बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। ऋण पत्र एवं ऋण पत्र स्कंद के बारे में अंतर में अब देखिए, इसमें हमारा पहला दिया हुआ है राशि। ऋण पत्र की एक निश्चित इकाई का प्रमाण है। ऋण पत्र स्कंद अनेक छोटे छोटे ऋण पत्रों की एकीकृत एक बड़ी राशि का प्रमाण है। दूसरा दिया है विभाजन। इसका विभाजन नहीं किया जा सकता और इसे कंपनी की इच्छा के अनुसार किसी भी राशि की इकाइयों में विभाजित किया जा सकता है। जबकि पूर्णदत्त आंशिक वे में ऋण पत्र पूर्णदत्त या अंशतः प्रदत्त हो सकते हैं। ऋण पत्र स्कंद सदैव पूर्णदत्त होता है। एवं अब हम प्रलेख में आते हैं। यह कंपनी पर ऋण को प्रमाणित करने वाला प्रलेख है। यह स्वयं में एक ऋण है। क्षेत्र 5वें में क्षेत्र दिया हुआ है। यह क्षेत्र व्यापक है। इसमें ऋण पत्र स्कंद भी शामिल है, जबकि इसका क्षेत्र सीमित है, क्योंकि इसमें सभी ऋण पत्र शामिल नहीं रहते हैं। केवल पूर्ण ऋण पत्र ही इसमें शामिल होते हैं। और अभी जैसे कि अब हम और अंतर की ओर जाता हूं, तो बच्चों में आपको यह बताना चाहता हूं अंश और ऋण पत्र में अंतर। आप इसको टिक लगा लीजिए, ये एग्जाम में आता ही आता है। अंश और ऋण पत्र में अंतर बताइए। आप देखिएगा पुराने जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें ये अंतर पूछा ही गया है। तो आप देखिए, ध्यान से सुनिए। मैं कोशिश करूंगा रिपीट करने की,
ताकि आप इसको ओरली या आपके जो स्क्रीन पे दिया हुआ है तो आप उसको देख सकते हैं। जैसे कि अब हम इसमें बहुत सारे मुख्य बिंदु भी पाए गए हैं। जैसे कि मैं आपको एक हल्का सा परिभाषा के रूप में बताता हूँ। कंपनी की अधिकृत पूंजी छोटी छोटी इकाइयों में बटी होती है जिसे हम अंश कहते हैं। ये बहुत ध्यान से सुनिए बच्चों कि परिभाषा के रूप में भी हम इसको ले सकते हैं। ये 2 नंबर का आता है। अर्थ या परिभाषा के रूप में भी हम इसको बोल सकते हैं या पढ़ सकते हैं। देखिए, कंपनी की अधिकृत पूंजी छोटी छोटी इकाइयों में बटी होती है जिसे हम अंश कहते हैं। और ऋण पत्र कंपनी ऋण के प्रतिफल में जो प्रमाण पत्र निर्गमित करती है उसे हम ऋण पत्र कहते हैं, जो कि मैंने आपको पूर्व में बताया था। अब हम लाभांश में आते हैं। अंशों पर लाभांश दिया जाता है, ऋण पत्रों पर ब्याज दिया जाता है। अब भुगतान अंशों का भुगतान कंपनी के जीवन काल में नहीं होता, जबकि अनुबंध के अनुसार ऋण पत्रों का भुगतान एक निश्चित अवधि में किया जाता है। अब इसके देखिए प्रकार। अंश 2 प्रकार के होते हैं, साधारण एवं पूर्वाधिकार। ऋण पत्र अनेक प्रकार के होते हैं। अब हम और आगे बढ़ेंगे तो समापन के समय का भुगतान के बारे में हम पढ़ते हैं। अब समापन के समय भुगतान कंपनी का समापन होने पर अंशों का भुगतान ऋण पत्रों के बाद होता है, जबकि ऋण पत्रों का भुगतान अंशों के भुगतान से पहले होता है। अब प्रतिबंध कि हमें कौन कौन से प्रतिबंध लगाए गए हैं देखते हैं। अंशों का बट्टे पर निर्गमन कंपनी अधिनियम में दी गई शर्तों को पूरा करने के बाद ही किया जा सकता है, जबकि इनको निर्गमित करने के संबंध में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं दिया हुआ। अब कर की बचत। अंशधारियों को लाभांश का भुगतान करते समय कंपनी देय कर की रकम अपने पास नहीं बचा सकते, जबकि ऋण पत्रधारियों को ब्याज का भुगतान करते समय कंपनी देय कर रकम बचा सकती है। जबकि अब मैं काफी अंतर में आया हूं। मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूं मैं कि अब हम अंशधारी और ऋण पत्रधारी में अंतर के बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। हमारे इस चैप्टर में ऋण पत्रों के निर्गमन में खास अंश और ऋण पत्र, जो कि मैंने अभी आपको पूर्व में बताया है, और अब जो है अंशधारी और ऋण पत्रधारी में अंतर के बारे में बताऊंगा। इसमें हमारे 4 प्रकार के अति लघुत्तरीय प्रश्न, दीर्घीय प्रश्न और कई प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, जो कि हम इसको ध्यान से सुनेंगे तो हमारे उत्तर हम देने में आसानी होगी। अब हम आते हैं अंशधारी और ऋण पत्रधारी में अंतर के बारे में आपको बताता हूँ। स्वामित्व यानी हमारा हक। अब देखिए, अंशधारी कंपनी के स्वामी होते हैं, सिंपल सी बात है, और ऋण पत्रधारी कंपनी के ऋणदाता होते हैं। बच्चों आप ध्यान से सुनिए, और आप इसको आप शॉर्ट स्क्रीन में फोटो भी ले सकते हैं या कॉपी पेन लेकर लिख भी सकते हैं। अब हमारा प्रतिफल। अंशधारी कंपनी के लाभांश में से लाभांश प्राप्त करता है, जबकि ऋण पत्रधारी ऋण की राशि पर ब्याज प्राप्त करता है। अब हम लाभांश या ब्याज का भुगतान के बारे में मैं आपको बताता हूँ। अंशधारी को लाभांश का भुगतान लाभ होने की दशा में ही हम कर सकते हैं, जबकि ऋण पत्रधारी को ब्याज का भुगतान अवश्य किया जाता है, चाहे कंपनी को लाभ हो अथवा नहीं। अब इसके सदस्य के बारे में देखते हैं। कंपनी का सदस्य होना होता है, कंपनी का सदस्य नहीं होता। अब मत देने का अधिकार के बारे में हम पढ़ते हैं। मत के बारे में, इन्हें कंपनी के प्रत्येक प्रस्ताव पर मत देने का अधिकार होता है, जबकि इन्हें मत देने का अधिकार नहीं होता। मैं आगे और भी विस्तार पूर्वक और बताना चाहूंगा कि प्रबंध में भाग। अंशधारी को कंपनी के प्रबंध में भाग लेने का अधिकार होता है, जबकि ऋण पत्रधारी को कंपनी के प्रबंध में भाग लेने का अधिकार नहीं होता। एवं समापन पर धन वापसी। कंपनी के समापन पर अंशधारियों को ऋण पत्रधारियों के बाद भुगतान किया जाता है, जबकि कंपनी के समापन पर ऋण पत्रधारियों को अंशधारियों के पहले भुगतान किया जाता है।
और अंत में हमारा है शर्तों का प्रभाव। देखिए आप बच्चों ध्यान से सुनिए। अंशधारियों को अंशों की राशि को वैधानिक औपचारिकताओं की पूर्ति किए बिना वापस नहीं किया जा सकता, जबकि ऋण पत्रों की राशि की अदायगी ऋण पत्रधारियों को शोधन की शर्तों के अनुसार की जाती है। शोधन यानी कि भुगतान। भुगतान समझते बेटा, जो हम किसी को भुगतान करते हैं। अब हम ऋण पत्रों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि अभी हमने अर्थ पढ़े, 2-3 अर्थ पढ़े हैं, उसमें से 2 अर्थ परीक्षा में आते ही आते हैं। आप बहुत ध्यान से सुनिए। अब हम ऋण पत्रों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारे इस पाठ में बहुत आसान है और सरल है और हम समझ सकते हैं। देखिए ऋण पत्रों के प्रकार। कंपनी द्वारा विभिन्न प्रकार के ऋण पत्र निर्गमित किए जाते हैं। ऋण पत्रों के उनकी विशेषताओं के आधार पर कई प्रकार के होते हैं। ऋण पत्रों के प्रकारों को एक दृष्टि में निम्न तालिका से हम जान सकते हैं। अब देखिए स्वामित्व के आधार पर। अब स्वामित्व के आधार पर दिया हुआ है, तो हमारे पास दिया है पंजीकृत या रजिस्टर्ड ऋण पत्र, और दूसरा दिया है वाहक ऋण पत्र। दूसरा दिया है सुरक्षा के आधार पर। अब इसमें मुख्य बिंदु देखिए, सुरक्षित या बंधक ऋण पत्र एवं असुरक्षित या बंधक ऋण पत्र। तीसरा दिया है शोधन के भुगतान पर। शोधन यानी मैं फिर से बता रहा हूं, भुगतान के आधार पर। इसमें देखिए शोध्य ऋण पत्र एवं अशोध्य ऋण पत्र। अब फोर्थ दिया है परिवर्तन के आधार पर। परिवर्तनीय ऋण पत्र एवं अपरिवर्तनीय ऋण पत्र। फिफ्थ दिया हुआ है भुगतान की वरीयता के आधार पर। प्रथम ऋण पत्र एवं द्वितीय ऋण पत्र। और अंत में हमारा दिया हुआ है कूपन दर ब्याज के आधार पर। पहला दिया बिंदु है शून्य कूपन दर ऋण पत्र एवं अत्यधिक कटौती के ऋण पत्र। अब हम गारंटी युक्त ऋण पत्र के बारे में हम और विस्तार से पढ़ते हैं। अब देखिए ऋण पत्रों के प्रकारों का संक्षिप्त वर्णन हमारा निम्न प्रकार से है। देखिए पंजीकृत या रजिस्टर्ड ऋण पत्र। पंजीकृत या रजिस्टर्ड ऋण पत्र के धारकों के नाम कंपनी के रजिस्टर में लिखे जाते हैं। इनका कंपनी की अनुमति के बगैर हस्तांतरण नहीं हो सकता। एवं वाहक ऋण पत्र, ये वे ऋण पत्र होते हैं जिनका सुपुर्दगी मात्र से ही हस्तांतरण हो जाता है। इनके ब्याज का भुगतान धारक को किया जाता है। सुरक्षित ऋण पत्र। अब हम इन ऋण पत्रों के भुगतान की सुरक्षा के लिए कंपनी अपनी संपत्ति जमानत पर रखती है। यदि कंपनी इन ऋण पत्रों का भुगतान नहीं करती है, तो ऋण पत्रधारी कंपनी की संपत्ति बेचकर अपनी रकम प्राप्त कर लेते हैं। जबकि असुरक्षित ऋण पत्र, ये वे ऋण पत्र होते हैं जिनके ब्याज के भुगतान तथा मूलधन के लिए ऋण दाताओं को कोई प्रतिभूति नहीं दी जाती। इन ऋण पत्रों को बंधक रहित ऋण पत्र या नग्न ऋण पत्र भी कहा जाता है। अब हम शोध्य ऋण पत्र के बारे में पढ़ेंगे। इन ऋण पत्रों का भुगतान एक निश्चित अवधि के बाद कर दिया जाता है, जबकि अशोध्य ऋण पत्र, ये वे ऋण पत्र होते हैं जिनका कंपनी के जीवन काल में भुगतान नहीं किया जाता। अब हम परिवर्तनशील ऋण पत्र के बारे में। ये वे ऋण पत्र हैं जिनके धारकों को अपने ऋण पत्रों को अंशों में परिवर्तित करने का अधिकार रहता है। जबकि अपरिवर्तनशील ऋण पत्र, इन ऋण पत्रों के धारकों को ऋण पत्रों को अंशों में परिवर्तित कराने का अधिकार नहीं रहता। जबकि आपको हम बता दें, प्रथम ऋण पत्र, इन ऋण पत्रों का भुगतान अन्य ऋण पत्रों की सुरक्षा या अपेक्षा पहले की जाती है। एवं अब द्वितीय ऋण पत्र, जो कि हमारा अंतिम बिंदु है, इनका भुगतान प्रथम ऋण पत्रों के भुगतान के बाद ही किया जा सकता है। अब हम आगे पढ़ेंगे शून्य कूपन दर, जो कि अब हमारी ये मुख्य बिंदु है।
इन ऋण पत्रों पर निर्धारित ब्याज दर नहीं होता। बच्चों ध्यान से सुनिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इन ऋण पत्रों पर निर्धारित ब्याज दर नहीं होता है, इन्हें बट्टे पर जारी किया जाता है तथा सम मूल्य पर इनका भुगतान नहीं किया जाता। ये ऋण पत्र भी शून्य कूपन दर ऋण पत्र की तरह होते हैं। अंतर केवल इतना है कि इन्हें अत्यधिक कटौती पर जारी किया जा सकता है, जबकि ऐसे ऋण पत्र जिनके मूलधन या ब्याज की राशि के भुगतान की गारंटी किसी दूसरे कंपनी, संस्था अथवा शासन के द्वारा दी जाती है। अब गारंटी युक्त ऋण पत्र, ऐसे ऋण पत्र जिनके मूलधन या ब्याज की राशि के भुगतान की गारंटी किसी दूसरी कंपनी, संस्था अथवा शासन के द्वारा दी जाती है। गारंटी युक्त ऋण पत्र हम कह सकते हैं। अब ऋण पत्रों के निर्गमन के संबंध में कंपनी के अधिनियम 2013 की इस प्रकार से हमने व्यवस्था की है। देखिए, जिसको हम और विस्तार पूर्वक में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि ऋण पत्रों के निर्गमन के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 71 के अंतर्गत निम्न व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। अब हम इनके अनुसार एक कंपनी ऐसे ऋण पत्रों का निर्गमन कर सकती है जिनमें शोधन के समय अंशों में परिवर्तन का विकल्प हो। कंपनी सुरक्षित ऋण पत्रों का निर्गमन कर सकती है। कंपनी ऋण पत्रों पर ब्याज का भुगतान और उनका शोधन निर्गमन की शर्तों के अनुसार करेगी। अधिनियम के नियम 4.16 के अनुसार सुरक्षित ऋण पत्रों के शोधन की अवधि निर्गमित की तिथि से अधिकतम 10 वर्ष होगी एवं जो कार्यरत कंपनियों की दशा में यह अवधि अधिकतम 30 वर्ष हो सकती है। और मैं आपको और बताना चाहता हूँ, ऋण पत्रों के शोधन के लिए कंपनी एक ऋण पत्र शोधन कोष का निर्माण करेगी। यह कोष लाभांश के भुगतान हेतु उपलब्ध कंपनी के लाभों से बनाया जाएगा। ऋण पत्र शोधन कोष की राशि का भुगतान उपयोग अन्यत्र नहीं किया जा सकता। अब मैं आपको ऋण पत्रों के निर्गमन के बारे में और भी विस्तार पूर्वक बताने की कोशिश करूंगा। जैसे कि आपके शॉर्ट स्क्रीन पे दिख रहा है, सममूल्य पर, बट्टे पर अथवा अधिकृत मूल्य प्रीमियम पर किया जा सकता है। इसके बारे में हम और भी विस्तार पूर्वक हम पढ़ सकते हैं। देखिए, जैसे कि जनता से आवेदन कम या अधिक ऋण पत्रों के लिए भी कर सकते हैं। अधिक की दशा में ऋण पत्रों का आवंटन आनुपातिक रूप में भी किया जा सकता है अथवा किसी आवेदक को कम या बिल्कुल भी नहीं दिए जा सकते हैं। इनका भुगतान एक साथ भी लिया जा सकता है या किस्तों में भी ऋण पत्रों का भुगतान किस्तों में लेने पर प्रथम आवेदन पर, द्वितीय आवंटन पर तथा शेष राशि याचना के द्वारा ली जा सकती है। ऋण पत्रों के निर्गमन के लेखे अंशों के निर्गमन के लेखों की भांति ही होते हैं। अंतर केवल यह है कि अंश पूंजी खाते के स्थान पर ऋण पत्र खाता लिया जाता है और ऋण पत्रों को नकद के अलावा अन्य प्रतिफल के लिए भी निर्गमित किया जा सकता है। कंपनी सहायक प्रतिभूति के रूप में भी ऋण पत्रों का निर्गमन कर सकती है। अब हम शोधन की शर्तों के आधार पर अब हम इसको और आगे बढ़ाते हैं। बच्चों में ये सब चीजें पॉइंट इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि हम इनके आधार पर हम सवाल अब कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि सममूल्य पर निर्गमन हो और शोधन सममूल्य पर हो। दूसरा दिया है प्रीमियम पर निर्गमन हो और शोधन सममूल्य पर हो। कटौती यानी बट्टा पर निर्गमन हो और शोधन सममूल्य पर हो। सममूल्य पर निर्गमन हो और शोधन प्रीमियम पर हो। प्रीमियम पर निर्गमन हो और शोधन प्रीमियम पर हो। कटौती पर निर्गम हो और शोधन प्रीमियम पर हो। बच्चों में आपको जैसे कि ये मैं आपको पॉइंट इसलिए बताया था कि इसके आधार पर हम सवाल कर सकते हैं और जब हम सवाल पर जाएंगे तो वो हमारा दूसरा भाग होगा